ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द वीडियो अ डिस्क्लेमर। तो देखो, इस वीडियो में जो भी बोलूंगा वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, एक थियरी है, बेसिकली मेरा ओपिनियन है। और एज अ थियरी बहुत ही कम चांसेस हैं उसके सही होने के, क्योंकि वो बहुत ही वाइल्ड थियरी है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो थियरी सही हो। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें होती आ रही हैं, जो हम समझते हैं, वही होगा मोस्ट प्रोबेबली। बट हाँ, एक लाइक 0.01% चांस है कि मेरी थियरी सही हो सकती है, बहुत कम चांस है। और इसके अलावा यार देखो, मैं तो यही कहूंगा कि इफ एट एनी पॉइंट तुम मेरी वीडियो में कभी भी ऑफेंड होते हो मेरी किसी बात से, देन मैं कहूंगा कि इस डिस्क्लेमर को याद करो एंड जस्ट बी कूल अबाउट इट। क्योंकि देखो यार, अल्टीमेटली मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। मैं बोल दूं कि यार मुझे ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पसंद है, तुम देख रहे हो, राइट? या तुम्हें पसंद है, तुम वो कर रहे हो चीज। तो समझ लो, किसी के बोलने से, ओपिनियन देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी और की लाइफ पे। तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, जो ओपिनियन बनाना है बनाओ। सेम गोज फॉर मी, राइट? तो आई होप कि तुम समझ गए, और लेट्स होप कि मेरी किसी भी बात से तुम थ्रू आउट माई वीडियो ऑफेंड नहीं होगे। और अगर इफ बाय एनी चांस तुम होते हो, देन आई एम रियली सॉरी। एंड अगेन आई वुड से जस्ट रिकॉल द डिस्क्लेमर, राइट? एंड सो नाउ लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। तो इस थियरी को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, क्योंकि पूरी थियरी इन कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद कॉन्सेप्ट नंबर 1, वी बिलीव इन व्हाट वी वांट टू बिलीव। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने ही बनाया है बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशंस। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट्स से कि तुम एक एक्स वाई जेड पार्टी को सपोर्ट करते हो। अब जब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हें वो पार्टी अच्छी क्यों लगती है, तुम उसे सपोर्ट क्यों करते हो, तो फिर तुम लिस्ट आउट करोगे कि ये पार्टी ने ये किया है, इतने अच्छे काम किए हैं। पर यार, और भी पार्टीज में तो वैसे ही अच्छे काम कर रही हैं, तो तुम्हें वही पार्टी क्यों पसंद आ रही है? तो इसका रीजन है न्यूरो साइंस के पास। तो हमारे ब्रेन ऑलरेडी हमारे डिसीजंस ले चुका होता है हमारे लिए, कि हमें क्या पसंद आना है, क्या पसंद नहीं आना है। और हमें बाद में कॉन्शियसली रियलाइज होता है कि हमें ये चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और जब कोई हमसे पूछता है कि तुम्हें क्यों पसंद है, क्यों नहीं पसंद है, तो फिर तब हम अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए ओपिनियन बनाते हैं कि इन्होंने ये किया है, ये किया है, इस वजह से मुझे पसंद है या ये ना पसंद है। और बाकी इसी सब में तुम्हारा कॉग्निटिव बायस वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है। अब एक और एग्जांपल इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए। तो लेट्स से कि तुम किसी लड़की को डेट कर रहे थे, एंड देन यू फाइंड आउट कि वो लड़की तुम्हारा सिर्फ यूज़ कर रही थी, क्योंकि लाइक तुम उसके लिए पे वगैरह करते थे, और लाइक तुम थोड़े उससे रिच थे एज कम्पेयर टू हर। और वो बस लड़की तुम्हारे यूज़ कर रही थी, इसलिए तुम्हें डेट कर रही थी। फिर इस वजह से तुमने उसे डंप कर दिया, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। और अब तुम एक दूसरे लड़का लड़की को देखते हो, जिसमें लड़का अमीर है, लड़की मिडिल क्लास है। और अब तुम यही सोचोगे कि यार, जैसे उस लड़की ने मेरा यूज़ किया, ये भी इसका यूज़ कर रही होगी। वो एक होता है ना, ब्रेकअप होने के बाद बस दिमाग में चलता है कि अरे, सारी लड़कियां तो ऐसी होती हैं, ये वो। वैसा एक जनरल माइंडसेट बन जाता है लड़कियों को लेके, राइट? इट कुड बी कि वो लड़का लड़की जेन्युइनली एक दूसरे को डेट कर रहे हो, बट वो लड़का वैसा ही सोचेगा। या मान लो किसी लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट किया, और जिस वजह से उस लड़की ने उस लड़के से ब्रेकअप कर लिया। और अब जब वो लड़की कहीं भी ऐसा कुछ सुनती है कि हस्बैंड चीट्स ऑन वाइफ और एनीथिंग, तो फिर वो लड़की बस मान लेगी बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस कि हाँ, इस लड़की की ही गलती है, इस लड़के ने ही चीट किया होगा इस लड़की पे, ये लड़के तो ऐसे ही होते हैं। उसके दिमाग में भी वैसी चीज चलने लगेगी, समझ रहे हो? जबकि इट कुड भी कि वो सही हो भी ना, क्या पता वो लड़के पे गलत एलिगेशंस लग रहे हो, नो बडी नोज, राइट? बट वो लड़की वही मानेगी बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस। तो समझ रहे हो, वी बिलीव इन वॉट वी वॉन्ट टू बिलीव। अब एक लास्ट एग्जाम्पल, जिससे कि ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब आई नो तुम ये सोच रहे होगे कि यार, ये एक ही कॉन्सेप्ट के इतने सारे एग्जाम्पल्स क्यों दे रहा है। वेल, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग सिनेरियोज कवर करूँ, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिससे कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बस लास्ट एग्जाम्पल है। तो द सिनेरियो इज कि तुम एक रूरल एरिया में गए वुमेन एम्पावरमेंट ड्राइव करने के लिए। और वहां पे अब तुम चाहे कितना ही लॉजिकली लोगों को एक्सप्लेन कर दो कि मैन वुमेन आर इक्वल, ये वो, और लाइक लड़कियों को भी जॉब्स करने देना चाहिए, लड़कियों को घर से बाहर निकलने देना चाहिए, लड़कियां अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हैं, वो सब। लेकिन वो लोगों का माइंडसेट नहीं बदलने वाला, क्योंकि जो चीज़ उनके यहाँ इतने टाइम से चली आ रही है, जो उनके दिमाग में बचपन से प्री प्रोग्राम्ड है, वो इतना रिजिड हो चुका है कि वो उसको बदला नहीं जा सकता। वो माइंडसेट उनका बहुत रिजिड हो गया है। और इसीलिए दे विल बिलीव इन व्हाट दे वांट टू बिलीव इन। समझ रहे हो? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, वी बिलीव इन व्हाट वी वांट टू बिलीव इन, इसमें तीन चीजें हैं। पहला तो वही कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे जो पहले से डिसीजन ले लेता है, तुम्हें बाद में कॉन्शियसली रियलाइज होता है। दूसरा, कॉग्निटिव बायस। और तीसरा, ये वाला एग्जांपल प्री प्रोग्रामिंग वाला, कि हमारा ब्रेन पहले से ही प्री प्रोग्राम अगर किसी चीज को लेके हो जाता है, और अगर वो लॉन्ग टर्म में नहीं बदलता है, तो फिर आगे चल के भी हम उसी चीज पे बिलीव करने लगते हैं। हम वो चीज़ नहीं बदलते। फिर भले ही कोई सामने वाला उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट रख दे, हम भी बदले में कुछ अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट रख देंगे।
अल्टीमेटली कुछ बदलेगा नहीं, तुम वही मानते रहोगे क्योंकि तुम्हारा वो ओपिनियन बन चुका है। और सामने वाला अगर तुम्हें काउंटर कर भी देना अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, मतलब लाइक तुम्हारी बोलती बंद हो जाए, तुम्हारे पास अब कुछ है नहीं बोलने को, सामने वाला जीत गया, तब भी तुम वही मानोगे जो तुम मानते आ रहे हो, क्योंकि तुम बस नहीं बदल सकते। राइट? काफी लोग होते हैं जो बहुत रिजिड होते हैं अपने ओपिनियन को लेके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कॉन्सेप्ट विच इज मेडिटेशन। तो व्हाट इज मेडिटेशन? वेल, मेडिटेशन इज बेसिकली एम्प्टिंग योर माइंड बाय फोकसिंग ओनली ऑन वन थॉट। तो बेसिकली तुम्हारे दिमाग में जब पहले बहुत सारी चीजें चल रही थी, अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है जिस पे तुम फोकस कर रहे हो और बाकी सब चीजों को तुम इग्नोर कर रहे हो। तो इससे होता क्या है? देखो, जब तुम किसी एक चीज पे फोकस करते हो, ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग है, कुछ टाइम बाद डिस्ट्रैक्ट होगा ही, वो तुम्हारे दिमाग में कोई और थॉट आने लगेगा, लेकिन तुम्हें फिर इतना माइंडफुल रहना है कि तुम अपने उस थॉट को वापस उसी जगह लाओ जहां पे तुम पहले फोकस कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग कहीं और भटके ना। मान लो तुम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो, इन आउट, इन आउट, एकदम से तुम्हारे दिमाग में कल असाइनमेंट सबमिट करना है, बाद में करेंगे, फिर से इन आउट, इन आउट। तो समझ रहे हो, ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली करके तुम्हारा फोकस इंक्रीज होता जाएगा। और जब तुम कोई एक चीज कर रहे होगे, तुम्हारा ध्यान किसी और चीज पे जाएगा ही नहीं, तुम अपना 100% अच्छे से काम कर पाओगे वो, क्योंकि तुम्हारा 100% कॉन्सेंट्रेशन उस एक चीज पे है, किसी और चीज पे नहीं है। सो नाउ लेट्स गेट ऑन विद द थियरी। तो क्या तुम लोग ने कभी नोटिस किया है कि कैसे आज के टाइम दुनिया बद से बदतर होती जा रही है? लोग मतलबी होते जा रहे हैं, सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। उसके अलावा पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होने को है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, फिर जो खाना हम खाते हैं उसमें इतनी मिलावट हो रखी है। और इस सब के अलावा जो पहले लोग अपना रिलीजन फॉलो करते थे, आज के टाइम वो सब अपना रिलीजन बस ऊपर ऊपर से फॉलो करते हैं। या काफी लोग हैं जो रिलीजन फॉलो ही नहीं करते, वो बिल्कुल ही एथीस्ट बन चुके हैं। बेसिकली जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे चीजें बहुत बुरी होती जा रही हैं। इनफैक्ट हिंदुइज्म में इस समय को कलयुग भी कहा गया है, यानी कि जब बुराई अपनी चरम सीमा पर आ चुकी है। तो मेरी थ्योरी ये कहती है कि आने वाले समय में कुछ लोग, फ्यूचर के कुछ लोग, हमारे प्रेजेंट को यानी कि उनके पास्ट को देख के ये सोचते थे कि यार इनका समय कितना बढ़िया था और हमें देखो हमारी कितनी बुरी हालत हो रखी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग अपने पास्ट को देख के ये कहते हैं कि यार पहले का ही समय बढ़िया था, हमारे देखो क्या कुछ नहीं है हमारे पास, ये वो। तो बिल्कुल ऐसे ही वो फ्यूचर के लोग हमारा प्रेजेंट यानी कि उनका पास्ट देख के ये सोचते हैं कि यार इनका समय बढ़िया था, हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, दुनिया बहुत बुरी हो चुकी है। और दुनिया की ऐसी हालत देखकर कुछ लोगों ने एक सोसाइटी फॉर्म करी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया को सुधारना। वो लोग चाह रहे थे कि दुनिया एटलीस्ट हमारे प्रेजेंट जितनी अच्छी हो जाए, क्योंकि रिलेटिवली देखा जाए तो उनका फ्यूचर मतलब उनका प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर ज़्यादा बुरा है एज कम्पेयर टू हमारा प्रेजेंट जो कि उनका पास्ट है, विच इज़ रिलेटिवली बेटर। तो वो बस चाह रहे थे कि दुनिया थोड़ी अच्छी हो जाए और इसकी उन्होंने बहुत कोशिश करी, बट कुछ हुआ नहीं क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी तब तक। अब दुनिया बस ऐसी बन गई थी कि उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव आ नहीं पा रहा था। और तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो पास्ट में टाइम ट्रैवल कर कर पैलियोलिथिक एरा में जाएंगे, जिस समय ह्यूमंस ने कम्युनिकेट करना जस्ट शुरू किया ही था। अब उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि जब वो लोग हिस्ट्री स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि उस टाइम के लोगों का लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छा था, जिस वजह से वो जमाना ज्यादा अच्छा था। लाइफस्टाइल इंक्लूड्स तुम्हारा बेसिकली तुम मेंटली सोचते कैसे हो, तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारे मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, तुम्हारा माइंडसेट। क्योंकि जब तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव होगा तभी तुम पॉजिटिव चीजें करोगे, राइट? क्योंकि इंसान जो सोचता है वही करता है, हम अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं, है ना? तो अब जब ऑन अ लार्जर स्केल सब लोग अच्छा माइंडसेट रखेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो फिर उस एरा को अच्छा एरा कहा जा सकता है, राइट? तो इसीलिए हिस्ट्री में वो टाइम ज्यादा अच्छा था क्योंकि उस टाइम का लाइफस्टाइल लोगों का अच्छा था, जिस वजह से लोग कुछ भी छल कपट नहीं था, एटलीस्ट उतना नहीं था जितना आज के टाइम पे। अब इन टाइम ट्रैवलर्स का ये प्लान था कि ये पास्ट में जाकर पैलियोलिथिक एरा के ह्यूमंस के दिमाग में ये लाइफस्टाइल प्री प्रोग्राम करेंगे, जिससे कि ये ह्यूमंस अपने आने वाली जनरेशंस में यही लाइफस्टाइल पास ऑन करे, वो अपने आने वाली जनरेशंस में करे। इससे क्या होगा कि वो जो फ्यूचर था वो बदल जाएगा और फ्यूचर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगेगा, क्योंकि अब एक अच्छा लाइफस्टाइल ही पास डाउन हो रहा है थ्रू आउट जनरेशंस। तो इससे आने वाला फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। और उस टाइम के ह्यूमंस का ब्रेन प्री प्रोग्राम करना इजी इसलिए रहा होगा क्योंकि उस टाइम ह्यूमंस ने कम्युनिकेट करना जस्ट शुरू किया ही था। तो यानी कि उनके दिमाग में अभी भी कुछ भी पहले से प्री प्रोग्राम नहीं था। हम लोग के साथ क्या होता है, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, दुनिया देखते जाते हैं, हम समझते जाते हैं अच्छा ये सही है ये गलत है, तो बड़े होते होते ना दुनिया की एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। बट उन लोग के साथ क्या है, अभी कम्युनिकेशन जस्ट शुरू हुआ है ह्यूमैनिटी में। तो उन लोग का ब्रेन अभी फ्रेश है, कुछ भी एज सच प्री प्रोग्राम नहीं उनके दिमाग में, कुछ सोसाइटल नॉर्म्स नहीं थे उस टाइम पे। तो ये टाइम ट्रैवलर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो जैसे चाहे वैसे ह्यूमंस का ब्रेन मोल्ड कर सकते थे अपने हिसाब से। और रही बात लैंग्वेज बैरियर्स की, तो क्योंकि वो लोग फ्यूचर से पास्ट में आए थे, वो अपने साथ ऐसे हाईटेक डिवाइसेस लाए थे जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके, और इसके थ्रू उन्होंने उस टाइम के ह्यूमन से कम्युनिकेट किया।
अब सब कुछ टाइम ट्रैवलर्स के हिसाब से चल रहा था। वो इंसानों को अच्छा लाइफस्टाइल सिखा रहे थे और इंसान फॉलो भी कर रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि कुछ ऐसे इंसान भी थे जो उस लाइफस्टाइल से एग्री नहीं करते और वो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। अब देखो ये तो होता ही है कि अगर तुम कोई भी चीज़ 10 लोगों को बताते हो तो उसमें से 8 ही एग्री करेंगे। कुछ 2 लोग ऐसे होंगे ही जो एग्री ना करें, है ना? तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हुआ। फॉर सम रीज़न उनको वो लाइफस्टाइल सही नहीं लगा और इसलिए उन उन लोगों ने एग्री नहीं किया। तो टाइम ट्रैवलर्स ने इससे डील करने के लिए एक तरीका निकाला। उन्होंने जो लोग लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे थे, उनको वही सेम लाइफस्टाइल जो बाकी लोग फॉलो कर रहे थे, उसको एक अलग तरीके से प्रेज़ेंट किया इन लोगों के सामने। एक ऐसा तरीका जिससे कि वो लोग इसको फॉलो करने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो लाइफस्टाइल बाकी सब फॉलो कर रहे थे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए और वो नया लाइफस्टाइल थोड़े बहुत चेंजेस के साथ अलग तरीके से प्रेज़ेंट किया इन लोगों के सामने और अब फिर ये लोग भी फॉलो करने लगे थे। बट अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये दूसरा लाइफस्टाइल भी पसंद नहीं आया, तो फिर टाइम ट्रैवलर्स ने एक तीसरा लाइफस्टाइल निकाला। अब ऐसा नहीं कि वो तीसरा लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट था, वो बाकी 2 लाइफस्टाइल से सिमिलर था, बस उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस थे और उसको प्रेज़ेंट करने का तरीका थोड़ा अलग था। तो लेकिन अब ये तीसरा लाइफस्टाइल भी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को ही सही लगा, तो फिर उन लोगों को जिनको पसंद नहीं आ रहा है, उसके लिए उन्होंने एक चौथा लाइफस्टाइल निकाला और ऐसे करते-करते बहुत सारे लाइफस्टाइल उन्होंने निकाल दिए। पर अब इन लाइफस्टाइल्स में भी इंसानों ने ऑल्टरेशंस करनी शुरू कर दी, क्योंकि देखो अब हर इंसान का ना हर चीज़ पे अलग ओपिनियन होता है, राइट? तो किसी इंसान को कोई चीज़ सही लगती थी, तो किसी इंसान को वही चीज़ गलत लगती थी। तो अब ऑब्वियसली तुम किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ बताते हो, उसका उस पे एक ओपिनियन होगा। वो अपने माइंडसेट के हिसाब से ही उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा, उस पे ओपिनियन बनाएगा, राइट? अब इट कुड बी कि वो उस चीज़ को पार्शियली एक्सेप्ट करे या कंप्लीटली रिजेक्ट कर दे। तो इन्हीं सब रीज़न्स के चलते उन इंसानों ने भी उन लाइफ़स्टाइल्स में और ऑल्टरेशंस बना दी, खुद से ही। ये टाइम ट्रैवलर्स का किया हुआ नहीं था, ये इंसानों ने खुद से ही किया। अब हर इंसान का हर चीज़ को इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होता है ना? और इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से बहुत सारे लाइफ़स्टाइल डेवलप होते चले गए और इस वजह से टाइम ट्रैवलर्स ने सोचा कि क्यों ना वो जैसे-जैसे नए-नए लाइफ़स्टाइल डेवलप होते जा रहे हैं, वो हर एक लाइफ़स्टाइल को एक नाम देते जाएँ जिससे कि वो उसे आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ। और ऐसे ही कुछ लाइफ़स्टाइल्स के नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। एक था हिंदुइज़्म, एक इस्लाम, एक क्रिश्चियनिटी एंड मच मोर। और अब टाइम ट्रैवलर्स ने अपने प्लान का सेकंड फेज शुरू किया, जिसमें उन्होंने जो हिस्ट्री में हिस्टोरिकल फिगर्स और रादर माइथोलॉजिकल फिगर्स थे, उनको एक्ट आउट करना शुरू कर दिया। इन हिस्टोरिकल फिगर्स का ये काम था कि ये लोगों को कन्विंस करके रखें कि ये जो भी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, वही सही है और वही लाइफस्टाइल फिर आगे पास ऑन होता रहे। और इन्हीं में से एक हिस्टोरिकल फिगर थे जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है जिससे कि क्रिश्चियनिटी वाला लाइफस्टाइल फॉलो होता रहे। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने पानी को वाइन में कन्वर्ट कर दिया था, तो ऐसा उन टाइम ट्रैवलर्स ने उस टाइम पे कैसे किया होगा? वेल, टाइम ट्रैवलर्स क्योंकि फ्यूचर से पास्ट में आए थे, तो वो अपने साथ ऐसी हाई टेक्नोलॉजी लेके आए होंगे जो कि पानी को वाइन में कन्वर्ट कर सके एक्चुअल में। लाइक पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, तो उस फॉर्मूले को चेंज करके थ्रू केमिकल रिएक्शंस वाइन में कन्वर्ट कर देना, समथिंग लाइक दैट। तो उसकी मदद से जीसस क्राइस्ट पानी को वाइन में कन्वर्ट कर पाया होगा। फिर ऐसे ही इस्लामिक लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए वो लाए प्रॉफिट मोहम्मद को। अब प्रॉफिट मोहम्मद भी अपने मैजिकल एक्ट्स के लिए काफ़ी फेमस हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कैसे मून को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया था। तो ये उन टाइम ट्रैवलर्स ने उस टाइम पे कैसे अचीव किया होगा? वेल, इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि उस टाइम पे उन्होंने आसमान में प्रोजेक्टर लगाया और वो प्रोजेक्टर आसमान के साथ कैमोफ्लेज कर रहा था। मतलब लोग देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि वो प्रोजेक्टर लगा हुआ है। उनको लग रहा था कि वो आसमान ही है और उस प्रोजेक्टर पे उन्होंने एक क्लिप चला दी, वीडियो चला दी जिसमें मून 2 हिस्सों में स्प्लिट हो रहा है। और जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना एक्ट किया मून को 2 हिस्सों में स्प्लिट करने का, लोगों को देख के लगा कि अच्छा ये तो मून 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया इन्होंने एक्चुअल में। अब वो उस टाइम के लोग हैं, उनको तो ये सब पता भी नहीं होगा प्रोजेक्टर, वीडियो, राइट? तो ऐसे साइंस की मदद से इन टाइम ट्रैवलर्स ने मैजिकल एक्ट्स दिखाए लोगों को, जो कि लोगों को मैजिक जैसे लगे बट एक्चुअल में उनके पीछे साइंस थी। और ऐसे ही उन्होंने जो ग्रीक गॉड्स हैं, हिंदू गॉड्स हैं, नॉर्स गॉड्स, इजिप्शियन गॉड्स, इन सब के बारे में उस टाइम के एरा के ह्यूमंस को बताया और साइड बाय साइड उन्होंने कुछ ऐसे साइंस के थ्रू मैजिकल एक्ट्स भी परफॉर्म कर दिए जिससे कि लोगों का बिलीफ उन सारी चीज़ों पे बढ़ता चला जाए। और ऐसे उन टाइम ट्रैवलर्स ने ह्यूमंस को सारी माइथोलॉजीज बता दी और क्योंकि वो साइड बाय साइड कुछ-कुछ चीज़ें एक्चुअल में करके दिखा रहे थे साइंस के थ्रू, जो कि उन ह्यूमंस को मैजिक जैसी लग रही थी, इस वजह से उन ह्यूमंस ने सोचा कि यार अगर ये चीज़ें हो रही हैं, जो ये बता रहे हैं और ये एक्चुअल में उनके सामने हो रही है जो कि बहुत मैजिकल लग रही है, तो जो बाकी चीज़ें ये टाइम ट्रैवलर्स बता रहे हैं, ये सब भी एक्चुअल में हुई होंगी। तो समझ रहे हो उनका उन चीज़ों पे बिलीफ बढ़ता चला गया उन मैजिकल एक्ट्स को परफॉर्म करने की वजह से। अब ये सब सुन के उस एरा के ह्यूमंस को ऐसा लगने लगा कि अच्छा जो भी टाइम ट्रैवलर्स ने हमें बताया है वो सब हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इजिप्शियन गॉड्स का जो था वो सब हो गया, ग्रीक गॉड्स का हो गया,
नॉर्स गॉड्स का जो भी हमने आज तक सुना है वो सब हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम लोग को लगता है कि अच्छा ये स्टोरी थी, ये पूरा हो चुका है। हमें भी तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो हमसे पहले की कहानी है, बिल्कुल ऐसा ही उस तरह के ह्यूमंस को लगता है कि ये उनसे पहले की कहानी है, समझ रहे हो? अब फिर जब टाइम ट्रैवलर्स के बच्चे हुए, जो कि उन्हें करने ही थे क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम ट्रैवलर्स कुछ टाइम बाद मर ही जाते, फिर उनका पर्पस आगे कौन कैरी ऑन करता? तो टाइम ट्रैवलर्स ने बच्चे भी सिर्फ अपने ही ग्रुप के अंदर करे, उन्होंने बाहर से किसी और के साथ नहीं करे। तो जो उनके बच्चे हुए उनको उन्होंने बचपन से ही यही सिखाया कि जो हमारा ये पर्पस है, रिलीजन मेंटेन करना, ये अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ये वो बच्चे कैरी ऑन करेंगे। और क्योंकि वो बच्चों का दिमाग ऐसे प्री प्रोग्राम बचपन में ही कर दिया था, तो उन बच्चों को वो ही सही लगता था और वो आगे फिर यही चीज कैरी ऑन करने लगे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, जो टाइम ट्रैवलर्स फ्यूचर से टेक्नोलॉजी लाए थे वो भी अब यूजलेस हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज का एक लाइफ स्पैन होता है ना? फॉर एग्जाम्पल तुम एक फोन खरीदते हो, वो 3-4 साल अच्छे से चलेगा, फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी, फिर अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद तुम्हें नया फोन लेना ही पड़ता है। तो सेम गोस फॉर टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी भी कुछ टाइम बाद यूजलेस हो गई। और अब उन टाइम ट्रैवलर्स के बच्चों के पास और कोई तरीका नहीं था अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने का, उसको और मोटिवेट करने का लोगों को, क्योंकि वो अपने मैजिकल एक्ट्स परफॉर्म करते थे उस टेक्नोलॉजी की मदद से। पर अब वो टेक्नोलॉजी की मदद से वो मैजिकल एक्ट्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और अब उनको एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा रिलीजन आगे तक और बढ़ाने का। और ये दूसरा तरीका 3 लोग थे, मौलाना, प्रीस्ट, पंडित। लोग इनकी बातों में आकर इनसे इन्फ्लुएंस होते थे और अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने लगते थे। तो समझ लो इन लोगों की वजह से ही आज तक रिलीजन थ्रू आउट जनरेशन पास डाउन होता आया है, क्योंकि ये सब हमें ऑन सम लेवल इन्फ्लुएंस कर देते हैं हमारा रिलीजन फॉलो करने के लिए। अब टाइम ट्रैवलर्स को ये भी पता था कि आगे चल के लोगों की मेंटल हेल्थ और खराब होगी, क्योंकि आगे चल के सबको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है अपनी लाइफ की कि ईएमआई भरनी है, ये करना है, वो करना है, आईटीआर फाइल करनी है, ये वो। तो इस सब की वजह से ना हमारा माइंड बहुत क्लस्टर्ड रहता है, हमारा माइंड कभी शांत नहीं होता, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि अब ये करना है, ये करना है। तो टाइम ट्रैवलर्स को ये बात पता थी कि आगे चल के ये एक इशू बन जाएगा मेंटल हेल्थ के लिए, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो लोग ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो मंदिर जाएं, जो ये फॉलो करते हैं वो मस्जिद जाएं, जो ये फॉलो करते हैं वो चर्च जाएं, और वहां पे जाके तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आना चाहिए, तुम्हारा भगवान। यू शुड हैव ओनली वन थॉट इन योर माइंड दैट यू आर प्रेइंग टू योर गॉड। तो इससे क्या होता है ना कि तुम्हारे दिमाग में और जो बाकी चीजें थी, जो टेंशन थी बाकी चीजों की, वो सब चली जाती है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर थॉट रहता है, विच इज बेसिकली मेडिटेशन, राइट, एज डिस्कस्ड अर्लियर। इसीलिए तुम लोग ने देखा होगा कि यार जो लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वो लोग का दिमाग ना एज कम्पेयर टू द वंस जो नहीं जाते, उनसे ज्यादा शांत रहता है। वो लोग ये भी बोलते हैं कि यार मंदिर जाके अच्छा लगता है, यार नमाज पढ़ के सुकून मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोग का दिमाग काम डाउन हो जाता है वो करने से, उनके दिमाग में चीजों की टेंशन नहीं रहती। और आज के टाइम इन टाइम ट्रैवलर्स की पास डाउन जनरेशन को हम इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं, जिनका मकसद है दुनिया में रिलीजन्स के थ्रू पीस मेंटेन करके रखना, और ये सीक्रेटली दुनिया को कंट्रोल करते हैं। पर इल्यूमिनाटी अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर पाएंगे एज पर माई थियरी, जिससे फ्यूचर में उन टाइम ट्रैवलर्स को पास्ट में टाइम ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, जिससे कि वो वहां से फिर से पीस मेंटेन करने का अपना मिशन शुरू करें। और लेकिन आगे चल के फिर से इल्यूमिनाटी क्रिएट होंगे और वो फिर से अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और ये प्रोसेस इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता रहेगा। विच ब्रिंग्स मी टू माई कंक्लूजन, वी लिव इन अ टाइम लूप, वी आर अ पार्ट ऑफ अ टाइम लूप। अब आई नो कि ये सब सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये बंदा तो कुछ भी बोल रहा है, कुछ लोगों ने फ्यूचर से पास्ट में टाइम ट्रैवल किया और उन्होंने ये सब शुरू किया। बट देखो यार, तुम ये मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन तुम ये मानने को तैयार हो कि प्रॉफिट मोहम्मद कोई थे पास्ट में जो एग्जिस्ट करते थे। जीसस क्राइस्ट गॉड का बेटा था, वाटर को वाइन में कन्वर्ट कर सकता था, और भी जो बाकी सारे गॉड्स हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे। जो भी वो सारी क्रेजी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं वो सब एक्चुअल में टेक प्लेस करी है। मतलब आई मीन इट इज क्वाइट आयरॉनिकल कि हाउ वी ह्यूमंस थिंक। हम लोग ये चीज मानने को तैयार नहीं है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करके आए और उन्होंने सब शुरू किया, जो कि एक पॉसिबिलिटी है। बट हम ये मानने को तैयार है कि ये सारे गॉड्स थे और इन गॉड्स के बीच में लड़ाई वगैरह होती थी, और इन गॉड्स के थ्रू ही यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, या जैसी आज चीजें हैं वैसी इन लोग की वजह से है। मतलब इट इज अ बिट वियर्ड टू मी, एंड आई अंडरस्टैंड कि तुम लोग वो बचपन से सारी स्टोरी सुनते आ रहे हो, और वो इसलिए बचपन से तुम्हारे दिमाग में प्री प्रोग्राम हो चुकी हैं, और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए वो चीजें तुम्हारे दिमाग में रिजिट होती गई, और अब जब कोई उससे थोड़ी डिफरेंट चीज तुम्हें प्रेजेंट करता है तो तुम उसको उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, विच इज अंडरस्टैंडेबल, आई गेट दैट। बट इट इज जस्ट क्वाइट आयरॉनिक टू सी कि एक जगह एक पॉसिबिलिटी है जो एक्चुअल में हो सकता है, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और एक जगह ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं जिनको लोग एक्सेप्ट करते हैं और मानते भी हैं। बट देखो, मेरी किसी बात से ऑफेंड मत होना, मेरा वो पर्पस भी नहीं है कि तुम्हें ऑफेंड करूं। आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस कॉन्स्पिरेसी थियरी एंड प्रेजेंट इट टू एवरीवन, दैट्स ऑल। और अब ये वीडियो बनाने के बाद अगर मैं सडनली डिसअपियर हो गया
लापता हो गया, मेरा कुछ अता पता ही नहीं है, तो समझ जाना।